तो देखिए पिछले क्लास में 2019 का बिहार पॉलिटेक्निक का देख रहे थे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। तो आज भी 2018 का क्वेश्चन देखिएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन देखिएगा जो कि 150 नंबर का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो मैथ्स अच्छा से अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा ही रैंक आएगा। अच्छा रैंक आएगा तो अच्छा ब्रांच मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए मैथ्स का इतना पकड़ होना चाहिए कि 30 में 30 आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 150 नंबर मैथ्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ वीडियो रहेगा, उसको बार बार देखिएगा, जिससे आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और वहाँ पे देखने के साथ ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनने लगेगा। तो देखिए 2018 का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो देखिए कैसे दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि a बराबर 4 पर पावर 5 और गुना में दिया हुआ है 7 पर पावर 3 तथा लिखा हुआ है b बराबर 7 पर पावर 2 इंटू में लिखा हुआ है 4 पर पावर 6। तो पूछा गया है, बता दीजिए a गुना में b बराबर में व्हाट। इसके बराबर सॉल्व करना है। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, देखने के साथ ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो देखा हुआ रहेगा तभी वहाँ पे जल्दी से कर पाइएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे गुना के रूप में पूछा गया। a का वैल्यू दिया हुआ है 4 पर पावर 5 इंटू में दिया हुआ 7 पर पावर 3 और b का वैल्यू दिया हुआ 7 पर पावर 2 और इंटू में 4 पर पावर 6। तो पूछा गया a गुना b का वैल्यू क्या है, मतलब कि गुना के रूप में पूछा गया था। इसको गुना के रूप में देखिएगा तो देखिए गुना के रूप में पावर क्या होता है, जुटता है और भाग में घटता है। तो ये दोनों को गुना करिएगा तो गुना हम करके एक बार लिख देते, नहीं तो डायरेक्ट ही दिख जाता। 4 पर पावर कितना 11 और 7 पर पावर कितना 5 ये दिखता, लेकिन हम यहाँ पे रख देते हैं मान। तो ये रखिएगा तो 4 पर पावर 5 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 7 पर पावर 3 गुना में हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 7 पर पावर 2 गुना में 4 पर पावर 6। यही पूछा गया। तो देखिए जिसका बेस सेम है उसका पावर जुड़ जाएगा, तो इसका पावर जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन को भी देखिएगा, तो ऑप्शन में पहले 4 को लिखा है तो 4 पर पावर 11 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 7 पर पावर 3 2 5 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, लिखा हुआ है 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस लिखा हुआ है डॉट 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 51 का मान। ये पूछ दिया 21 24 27 और 51 तक लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर सोचिएगा बीच वाला वैल्यू को निकाल के उसको जोड़े तो समय से पहले होगा नहीं, तो बहुत ही कम समय में सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कैसे। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है 21 के बाद 24 और 24 के बाद 27, मतलब 3 का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप, 3 का गैप, इस तरह से 3 का गैप होगा। लास्ट में 51 तक जोड़ना है, तो 3 का गैप है तो ये वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का सीरीज अगर दिया हुआ रहेगा, सीरीज में देखिएगा अगर अंतर समान रहेगा तो क्या करिएगा, औसत के बारे में सोचिएगा, एवरेज के बारे में सोचिएगा। तो औसत होता है जब सीरीज समान रहता है तो पहला प्लस अंतिम को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं तो औसत निकल जाता है। उसके बाद क्या करना है, औसत को अगर संख्या से गुना कर देते हैं तो योग पता चल जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, पहले औसत निकाल दीजिए, सीरीज सेम है तो ये 21 प्लस 51 को जोड़िएगा, 21 और 51 को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो 21 प्लस 51 को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ये औसत हो गया। औसत को संख्या से गुना करिएगा,
औसत को अगर संख्या से गुना कर देते हैं तो पता चल जाता है कि योग कितना होगा। तो अब संख्या, टोटल संख्या है कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है कि एक संख्या, ये 2 3 और इधर बीच वाला तो पता नहीं है। तो संख्या निकलेगा कैसे, तो देखिए संख्या निकालने का तरीका है। जब सीरीज में देखिएगा समान गैप होता है तो लास्ट वाले को पहले वाले से घटा दीजिएगा और एक प्लस कर दीजिएगा, और उस सीरीज में लास्ट वाले को शुरू वाले से घटा के जितना भी गैप रहेगा उससे भाग लगाइएगा और प्लस 1 करिएगा। तो देखिए संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या बोले, लास्ट वाला 51 है, 51 में से ये शुरू वाले को घटाइएगा और उसके बाद जो भी गैप रहेगा उसके बीच से भाग लगाते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर बराबर क्या होता है, अंतिम माइनस प्रथम बट्टे में अंतर और प्लस 1 कर दीजिएगा, तो ये संख्या निकल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, हर जगह यूज होगा इसका जब भी क्वेश्चन बोलिएगा। तो देखिए ये तो औसत निकाल दिए, तो अंतिम कितना है, 51, 51 में से 20 घटाइएगा 30 होगा, 30 को भाग लगाइएगा, कितना अंतर है 3, और 1 प्लस करिएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो ये संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखिए 11 कैसे हुआ, तो 51 में से घटा दिए कितना, 21 घटाए और इसको भाग लगाए 3 से, प्लस 1 करिए तो ये 30 हो जाएगा, 10 10 1 11 हो गया। ये नंबर जब 11 मालूम चल गया तो यहाँ पे रख दीजिएगा, बस सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए इसको देखिएगा तो ये हो गया कितना, 72 हो गया। तो 72 हो गया तो ये 36 हो जाएगा, 36 गुना 11 कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 396, यही 396 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी आपको डॉट डॉट करके योग निकालने के लिए बोला जाएगा तो औसत निकालिएगा, अगर संख्या निकाल के गुना कर दीजिएगा। संख्या निकालने के लिए बता दिया, अंतिम माइनस शुरू वाला को और अंतर से भाग लगाते हैं, प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे वही किए, 51 में से 21 को घटा दिए तो ये 30 हो गया, 30 को 3 से भाग लगाया, 10 10 1 11, 11 से गुना कर दिए तो 396 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। एक संख्या m 25 से विभाज्य है, यदि m प्लस 5 और इंटू में m प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। m कोई संख्या है, 25 से भाग लगाता है तो वो कट जाता है। पूछा गया कि m प्लस 5 इंटू में m प्लस 1 को अगर 25 से भाग लगाया जाए तब क्या होगा शेष। तो देखिए m को 25 से विभाजित किया जाता है तो कट जाता है, तो m का वैल्यू छोटा से छोटा मानिएगा जो कि 25 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि m को अगर 25, m जो है कि 25 से विभाजित है तो क्वेश्चन में बोला गया कि m प्लस 5 इंटू में m प्लस 1 को अगर भाग लगाया जाए 25 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, ये m को कुछ मान लीजिएगा, छोटा सा मान लीजिएगा 25 से डिवाइड होने वाला, 25 50 75 कुछ भी मान सकते हैं, बनाइएगा बन जाएगा। तो यहाँ पे छोटा से छोटा नंबर को लेना है आपको। तो m का हम वैल्यू ले लेते हैं कितना, 25 ले लेते हैं। तो 25 से डिवाइड है, विभाजित है, 50 भी लेंगे तो भी बनेगा। तो हम m का वैल्यू कितना ले लिए, 25 ले लिए तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इंटू 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26। इसको दीजिएगा 25 से, तब ये रिमाइंडर पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। तो गुना करके भाग लगा दीजिए, तो इसको गुना करिएगा तो 6 दिया 18 हो जाएगा।
3 दूना 6, एक 7 हो जाएगा, 780 बट्टे में 25 हो जाएगा। इससे भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा 25 से, तो 25 से भाग लगाइएगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 बचेगा 3, तो 25 एका 25 से तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर बच गया 5, यही 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे क्या लिखा, तो व्यंजक का मोसो x+1 तथा लोसो x पर पावर 4-1 यदि एक संख्या x² - 1 हो तो दूसरी व्यंजक क्या है। दूसरा संख्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में होता है लोसो गुना मोसो, ये ध्यान में रखिएगा। ये पहला संख्या गुना में दूसरी संख्या अब बराबर में होता है मोसो, मोसो गुना में होता है लोसो, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मोसो गुना लोसो। मोसो और लोसो पहली संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरा संख्या पूछा जाएगा, दूसरा संख्या दिया हुआ रहेगा पहला संख्या पूछा जा रहा है, मतलब कि 3 चीज दिया हुआ रहेगा तो उसमें से कोई भी एक चीज पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें से बोला गया 2 व्यंजक का मोसो दिया हुआ, इसमें से क्वेश्चन में मोसो दिया हुआ था कितना, x+1, और लोसो दिया हुआ है इसका कितना, x पर पावर 4-1। तो इसमें से एक संख्या बोला गया, एक संख्या ये दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ x² - 1। तो पूछा गया है कि बता दीजिए कि दूसरा संख्या क्या होगा। दूसरा संख्या ये दूसरी संख्या क्या है, तो ये फॉर्मूला ये होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कैसे करिएगा, तो ध्यान दीजिए किस तरह से इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, x+1 हो जाएगा, और इसको देखिएगा तो x का स्क्वायर लिख दीजिए, -1 का स्क्वायर लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं इस रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये x+1 हो जाएगा, और एक बार देखिए स्क्वायर है, एक बार ये भी स्क्वायर है, मतलब कि a² - b² बराबर में होता है a+b, इंटू में होता है a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी रूप में इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो मतलब एक बार जोड़ एक बार घटा होगा, तो x² + 1 हो जाएगा, और x² - 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे x² - 1 था, तो x² - 1 इंटू में दूसरी संख्या, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। तो अब देखिए ये कट गया, तो दूसरी संख्या बराबर हो क्या गया, तो दूसरी संख्या बराबर हो गया x² + 1 इंटू में x+1 हो गया, यही आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, यदि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 4 गुना तथा अंकों के योगफल की 3 गुना हो तो संख्याएं हैं। संख्या है तो मतलब यही ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 4 गुना, जितना भी अंक का योग होगा उसका 4 गुना, फिर बोला गया अंकों के गुणनफल का 3 गुना है तो वह संख्या है। मतलब कि 2 अंक का वह संख्या वही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए इसको बिना बनाया जल्दी से कैसे करिएगा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 42, और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 24, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 12,
और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 21। तो यही वह संख्या है, यही संख्या है। तो कौन सा संख्या? तो देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। XYZ मानिएगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको तो वहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आंसर करना रहता है। तो देखिए किस तरह से आप कीजिएगा। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना। 2 अंकों के योग का 4 गुना है। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 गुना 4, ये क्या 42 हो रहा है, ये 42 होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अंकों के योग का 4 गुना करिए, 4 2 6, 4 2 6 हो रहा है। तो 4 2 6, 2 6 लिख दीजिए, 2 + 4, इसमें से कर दीजिए कितना से 4 से गुना। तो देखिए 6 गुना 6 24 हो रहा है। तो 24 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो रहा है। अगर इसको करिएगा तो ये 3 गुना 4 करिएगा तो 12 तो हो रहा है। लेकिन इसको एक और चेक करिए, ये पहली बात पहला चेक कर दिया, दोनों के अंकों के योग का क्या बोला गया था 4 गुना, तो 6 चौके 24 हुआ है। फिर आगे बोला गया है अंकों के गुणनफल का 3 गुना, अंक के गुणनफल का 3 गुना। ये दोनों को गुना करिएगा, ये दोनों को गुना करिएगा तो 8 होगा, 8 होगा। इसका 3 गुना करिए तो देखिए 4 गुना 8, 8 तिया 24 हो रहा है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगर इसको देखेगा तो ये तो खैर हो रहा है, लेकिन अंकों के योग का 3 गुना करिएगा तो ये नहीं होगा। इस घर भी देखेगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तो वही 24 ऐसा संख्या है जो कि अंकों के योग का 4 गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होता है और अंकों के गुणनफल का 3 गुना करने पर वो संख्या प्राप्त होता है। तो वो संख्या है कौन सा? तो 24 होगा इसका आंसर। आगे देख, एक समकोण त्रिभुज ABC की 2 आसन्न भुजाएं 11 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की परिधि क्या है? परिवृत्त पूछा गया, परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचा गया तो उसका परिधि बोला गया। तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 11 है, दूसरा भुजा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो उसके परिवृत्त की परिधि क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, परिवृत्त बनाना है आपको, तो बाहर में वृत्त रहेगा। तो एगो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये वाला ऐसे बनेगा, फिर से देखो, परिवृत्त बोला गया तो पहले त्रिभुज बना दीजिए। ये है समकोण त्रिभुज जिसमें से एक भुजा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर यही परिवृत्त है। उसका कर्ण का मध्य बिंदु से गुजारने पर एक वृत्त बनेगा जो कि बाहर बाहर बन रहा है त्रिभुज के तीनों भुजा के शीर्ष पे रहेगा। तो देखिए तीनों भुजा के शीर्ष पे है कि नहीं है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, तो ये 60 है। तो यही यहाँ पे केंद्र पे रख के इसको वृत्त खींचा गया था परिवृत्त। यही जो वृत्त बना है इसी वृत्त का पूछा गया परिधि। तो वृत्त का परिधि होता क्या है 2πr होता है। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि बराबर में होता है 2πr। ये चीज पता है। तो देखिए ये तो व्यास है, तो व्यास 60 है, या तो फिर इसको बोल सकते हैं πd।
पाई डी, डी क्या है, व्यास है, तो रख दीजिए यहाँ पे व्यास 60 है, तो पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा और 60 हो जाएगा, तो यही आपका 60 पाई क्या हो जाएगा, 60 पाई सीएम आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है तो अल्फा पर पावर 3 प्लस बीटा पर पावर 3 का मान क्या है। ये इक्वेशन दिया हुआ द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0, तो पूछा गया है के मूल एगो अल्फा एगो बीटा, तो पूछा है अल्फा पर पावर 3 प्लस बीटा पर पावर 3 बराबर में वाट। ये क्वेश्चन दिया हुआ और बराबर ये रिपीट भी हुआ है। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे करिएगा। तो अल्फा पर पावर 3 और बीटा पर पावर 3 दिया हुआ, मतलब ए पर पावर 3 बी पर पावर 3, तो इसके बराबर फॉर्मूला ये होता है। तो अल्फा पर पावर 3 प्लस बीटा पर पावर 3 बराबर में होता है अल्फा प्लस बीटा पर पावर 3, अब माइनस होता है 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह पे रख दिया। अब अल्फा बीटा मालूम होगा तब ना, तो अल्फा बीटा प्लस है तो मूलों का योग है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का योग बराबर में आपको मालूम है मूलों का योग होता है क्या है, मूलों का योग होता है माइनस बी बट्टे में ए, मूलों का गुणनफल सी बट्टे में ए होता है। ये होता है मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है। तो इसका बी बट्टे में ए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर निकालिएगा तो माइनस माइनस तो आई है, तो बी बट्टे में ए, तो ये बी होता है, ए 1, तो ये 4 हो गया किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 4। सी बट्टे ए, तो एक बट्टे में एक भाग लगाइए तो ये 1 हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो गया, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया, तो बस रख दीजिए यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे रखिएगा तो मान देखिए, तो 4 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा, 4 पर पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4, माइनस करिएगा 3 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, तो 4। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 4 गुना 4 64 और माइनस 12, तो ये 52, यही 52 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये पूछा गया तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 52। तो निकला कैसे, तो अल्फा पर पावर 3 बीटा पर पावर 3 बराबर में होता है अल्फा प्लस बीटा पर पावर 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग निकाल लिया, 4 निकल गया, अल्फा बीटा का नाम निकल गया 1, बस रख दिया। तो ये 64 में से 12 घटा दिए तो 52 होता है। आगे देखिए, आगे किस तरह से पूछा गया है, यह भी आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ। तो देखिए 4.6 माइनस लिखा हुआ 3.1 का स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ 4.6 अब माइनस 3.1 का स्क्वायर का मान है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अगर इसको सोचिएगा कि घटा के फिर स्क्वायर करें, फिर एक बार घटा के स्क्वायर करें, तो जल्दी से होने का नहीं होगा।
यहाँ पे सोचेगा इसको घटा दें, फिर स्क्वायर करें, इसको घटा दें, स्क्वायर कर दें, फिर माइनस करेंगे, आंसर निकलेगा। निकलने का तो खैर निकलेगा, लेकिन आपको जल्दी करना है तो कुछ क्वेश्चन में सोचिएगा, बहुत ही कम समय में कर लीजिएगा। तो देखिए सोचिएगा क्या, ध्यान से देखें। ये देखें, इसमें से पहले एक बार घटा लीजिए, इसमें से एक बार घटा लीजिए, स्क्वायर नहीं करना। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये क्वेश्चन था ना, प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या था, माइनस था। तो एक बार इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 7.7 हो जाएगा, 7.7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा क्या, घटा दीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको 2 बार स्क्वायर करके और इसको 2 बार स्क्वायर करके घटाना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट देखिए किस तरह से करिएगा। तो ये देख रहे हैं कि एक बार स्क्वायर है और फिर माइनस है, स्क्वायर है, तो मतलब कि ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस रूप में तोड़िएगा तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। तो इस रूप में तोड़ना आसान हो जाता है। तो इसको जोड़िए, एक बार प्लस हो जाएगा तो 7.7 और प्लस हो जाएगा 1.5, अब घटेगा तो 7.7 माइनस कर दीजिएगा 1.5। अब सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, तो ये जुट जाएगा, और 7 5 12, एक बचेगा, 7 1 8 9 10 मतलब 2 हो गया, गुना कर दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर इधर घटेगा, इधर इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर एक अंक के बाद 10 मतलब, फिर इससे गुना करेगा, 6 दूना 12, फिर बचेगा 1, 6 9 54, 1 55। तो ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6 1 7 हो जाएगा। तो यही 57.04 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है। विषम बोला गया और अभाज्य बोला गया। विषम संख्या क्या होता है, जिससे 2 से विभाजित नहीं वो विषम संख्या होगा। और अभाज्य का मतलब खुद से विभाजित होगा, एक और खुद से विभाजित होगा, वही अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में 61 दिया हुआ है, ये 87 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है कितना, 81 दिया हुआ है, और फिर 69 दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन है, और ये दूसरा ऑप्शन है, और ये तीसरा ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन है। इसमें से बोला गया है कि विषम संख्या और अभाज्य होना चाहिए, यह ना पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, 61 देखिए किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है और विषम भी है, लेकिन ये 87 आपका कट रहा है, 81 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा ये, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, ये भी आपका 9 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, और 3 से यह भी कट रहा है। लेकिन ये 61 ऐसा संख्या है जो कि खुद से कट रहा है और अभाज्य संख्या भी है। आगे देखिए, एम एक कार्य को अकेला 50 दिन में पूरा कर सकता है। एम एन से 10% कम कार्यकुशल है, एन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये पीछे वाला क्वेश्चन में भी था, पीछे वाला 2019 का देख रहा था तो वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन था, और 2018 का देख रहा है तो यहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही जल्दी कैसे करिएगा।
तो कल बताए थे कि आपको जब क्षमता दिया हुआ रहता है उसको पलट देते हैं तो दिन में बदल जाता है। जिसका ज़्यादा क्षमता रहेगा वो कम समय लेगा और जिसका कम क्षमता रहेगा तो वो ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एम एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, एम एन से 10% कम कार्य कुशल है। तो एम का यहाँ पे समय दिया हुआ है, एम जो है कि 50 दिन में कर सकता है। तो देखिए एन से कम है, कौन है 50, तो ये क्षमता दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है, इसका कार्यकुशल क्षमता दिया हुआ है, ये क्षमता दिया हुआ है। तो एन से ये कम है तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा 90 होगा। जब क्षमता दिया हुआ रहेगा उसको पलट दीजिएगा तो वो दिन में बदल जाएगा। तो दिन में बदलेगा कैसे, तो देखिए इसको बदल दीजिए तो इधर टाइम में बदल जाएगा। क्यों बदले, क्योंकि यहाँ पे एम का समय दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा कितना 100। इससे काट के छोटा कर लीजिएगा तो 9:10 हो गया। और एम का यहाँ पे दिन कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, एम का 50 दिया हुआ है तो 50 को भाग लगाइएगा एम से 10 से, निकालना किसका है एन का, तो 9 से गुना कर दीजिएगा तो यही 45 दिन लगेगा। किसको, एन को समय लगेगा। तो क्या किए, क्षमता दिया हुआ था, इससे बोला गया था 10% कम, तो 10% 90 हो गया। तो इसको पलट दिया तो ये 9 10, तो इधर खोल दिया तो 45। आगे देख, 3 नल RST एक टंकी को 90, 100 तथा 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। पानी टंकी का यह क्वेश्चन है। तो देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, तीनों का समय दिया हुआ है तो जल्दी से तीनों को भरने में कितना समय लगेगा वो निकालना। तो देखिए R है, S है और T है, तो समय दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और फिर कितना दिया हुआ है 180। तो 180 इसको क्या है मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट लिख देते हैं, मिनट लिख देते हैं। तब बोला गया तीनों मिलके कितना समय लगेगा, R प्लस S प्लस T, ये वाला पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, यही टाइम पूछा गया। तो देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ रहता है तो पहले उसका क्या करिएगा क्षमता निकालिएगा। तो क्षमता निकलेगा कैसे, एलसीएम लीजिएगा, जो जो समय रहेगा उसका क्षमता निकल जाएगा एलसीएम लेने से। एलसीएम ले लीजिएगा वो काम होगा, सॉरी। तो क्या बोले अभी, जब समय दिया हुआ RST का समय दिया हुआ है तो उससे पहले पता कर लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम को समय से भाग लगाते हैं तब क्षमता निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है R का भरने में 90 मिनट लग रहा है और S को 100 मिनट और T को 180 मिनट। तो बोला गया तीनों को खोल दिया जाए तब कितना मिनट लगेगा। तो सबसे पहला काम है कि ये जितना भी समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा, 90, 100 और 180 का एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहला काम है कि एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देके निकालते हैं कैसे हैं, तो 100, 80 इतना, तो इस तरह से करके नहीं निकालेंगे। तो पहले देखिए 90 है तो 90 को देखेगा तो इसी को देख लीजिए 180 को, 180 को देखेगा तो 90 गुना में 2। अभी देखिए ये इसमें से आ गया तो इसमें से देखिए ये 90 आ गया तो इसको लेना नहीं है। अब 100 है ना, तो 100 है तो देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ 5 से गुना कर दीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या किए, ये 180 था तो उसको 90 गुना 2 कर दिए तो ये 90 आ गया इसमें। अब देखिए इसमें से देखेगा तो 10 का जरूरत, ये 100 पुराना है तो 10 गुना 20, 5 से गुना कर दिए तो ये भी 100 आ गया। तो यही एलसीएम हो जाएगा, गुना करिएगा इससे तो इसमें से कितना हो जाएगा 900 हो गया, 900 एलसीएम हो गया। ये जो 900 हो गया ना, अब इससे इसमें से भाग लगाइए, कितने बार में लगेगा, इससे इसमें भाग लगाइएगा तो 10 बार में लगेगा प्लस।
फिर क्या करिएगा, इससे इसमें भाग लगाइएगा 900 में। ये जो 900 एलसीएम आया ना, इससे इसमें भाग लगाया तो यही 10 लिखे हैं, और इससे इसमें भाग लगाइएगा तो 100 से भाग लगाया था 9, तो यहाँ पे 9 लिखिएगा। फिर देखिए इससे इसमें भाग लगाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 5 बार में कटेगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 900 बट्टे में हो जाएगा कितना, 10 9 19 1 20 4 24, 6 से काटिएगा, 6 चौके 24, 6 से काटिएगा तो 15, फिर काटिएगा तो ये 75 हो जाएगा, और फिर काटिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 37.5 मिनट लगेगा तीनों को भरने में। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर तीनों का समय दिया हुआ रहता है तो उसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम मालूम चल जाएगा, फिर बारी बारी से भाग लगाइएगा, तो वहाँ से जोड़ के भाग लगा दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 900, 900 लिख दिया। अब इससे इसमें से भाग लगाएं तो 10 हो गया, इससे इसमें से भाग लगाएं तो 9 हो गया, इससे इसमें से भाग लगाएं तो 5 हो गया। अब जोड़ के भाग लगा दिया, काट उड़ दिया, 2 बचा था, तो ये 37.5 मिनट में तीनों में भर जाएगा। आगे देखिए, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज का दिया हुआ है भुजा, एक विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो 20-20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखिए जल्दी से कैसे निकाल, यही है समचतुर्भुज। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, और ये भी 20, ये भी 20। तो इसमें से एक विकर्ण दिया हुआ, यह है कितना, 24 दिया हुआ। तो विकर्ण दिया हुआ है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए जल्दी से कैसे करिएगा। ऐसे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे दूसरा विकर्ण निकालिएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी से और भी बना सकते हैं जब भुजा दिया हुआ रहता है। तो देखिए एक वो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसी का डबल करेंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज में हीरोज फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, इस क्षेत्रफल का निकालेंगे तो ये दोनों में गुना कर देंगे 2 से, तो ये निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा दिया हुआ रहता है तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, और इस पे क्या होता है, रूट होता है। तो s बराबर होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 होता है। तो देखिए एक ये और ये त्रिभुज जो ले लिए, ये त्रिभुज ले लिए। तो देखिए 20 20 40 40 20 60 64 हो गया। तो ये 64 बट्टे में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 32 निकल जाएगा, किसका, एस का वैल्यू। यहाँ पे रख दीजिए, तो ये 32 हो जाएगा, और एस 32 में से 20 घटाइएगा, 32 में से ये वाला 20 घटाइएगा, तो 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में 20 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पे घटाइएगा 20, तो ये भी 12 हो जाएगा 32 में। अब 32 में से घटाइएगा ये 24 को घटाइएगा, तो 32 में 24 को घटाइएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। अब रूट लगा दीजिए, तो देखिए इसको देखिएगा तो ये देखिए आपको दिख रहा है कैसा, 8 गुना में 4 और ये 12 12। तो देखिए एगो 8 यहाँ पे, एगो 8 यहाँ पे, रूट में है तो 8 निकल जाएगा। देखिए एगो 12 एगो 12, तो 2 में से एगो निकलेगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये देखिए गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 16 गुना 12, 16 गुना 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये 16 गुना ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसी का डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं।
तो 32 गुना में 12 कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 12 दूना 24, फिर बचेगा 2, 12 3 36, 37 1 38, यही इतना cm स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप निकाल के भी कर सकते हैं या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, कर दिया। यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो निकल गया। आगे देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% छूट देता है। अजय ने 728 रुपया में कमीज खरीदा तो उस कमीज का मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया है। जो भी उसका क्रय मूल्य था उस पर अलग से स्टिकर लगा दिया, कितने का, 60% बढ़ा के मूल्य अंकित कर दिया। अब 35% छूट देता है, जो अंकित किया है उसी पे 35% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो पूछा अजय ने 728 रुपया में कमीज खरीदा तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य से 35% अधिक बोला गया तो क्रय मूल्य को मान लीजिएगा सीपी, ये क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं। इससे अधिक बोला गया ये होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, तो इसको मान लीजिए 100। इससे अधिक अंकित किया है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना अधिक किया है, 160 किया है। 60% अधिक बोला गया तो इससे 60% अधिक, तो 160, 100 का वस्तु 160 का स्टिकर लगा दिया। आप देखिए उसको क्या किया है, 35% का छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है, तब वो खरीदा कितना में है, 728 रुपया। तो 35% डिस्काउंट दिया, 35% छूट दिया है, डिस्काउंट दिया, तो पैसा कितना लिया होगा, 65% लिया होगा। तो 65 बट्टे में कितना लिखिएगा, 20 लिखिएगा। 65 बट्टे में 100, 20 नहीं, इससे आप काट के छोटा कर लीजिए। इससे यह कटेगा, 5 से काटिएगा ये 13 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 8 हो जाएगा। 13 8 चलो तब से 104 रुपया में वो वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया। इतना में बेचा है, इतना में बेच दिया है, बेचा है कितना में, 405। तो ये अंकित था, उससे ये एसपी बेचा गया 405। 100 का वस्तु अब छूट दे के बेच दिया कितना में, 104 में बेचा गया। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 708 रुपया में खरीदा था, ये तो बेचा है, जो खरीदा होगा उसके लिए क्रय मूल्य, तो क्वेश्चन में बोला गया 728 रुपया में खरीदा है। यहाँ पे कितना में खरीदा है, बेचा है। 104 निकालना है हमको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है कितना, 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 7 बार में, और इससे गुना कर दीजिएगा तो 700 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, पहले क्रय मूल्य मान लिया 100 से 60% अधिक का बात किया गया था तो 160 निकाल लिया, इससे छूट दिया गया था तो पैसा दिया होगा कितना, 65%, 65 बट्टे में 100, तो इससे पता चल गया 104 रुपया में बेचा गया है। तो यहाँ पे कितना में खरीदा था, 728, 104 से भाग लेना, निकालना क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर दिया। आगे देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य पर 1% छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत पूछा गया, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम होगा तभी तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा। तो देखिए, अंकित मूल्य का 90% है, अंकित मूल्य का 90%, यह अंकित मूल्य का 90% बोला गया।
मार्क प्राइस का 90% कौन है? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी है, इसका 90% है। ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 90 होगा। ये क्रय मूल्य मालूम हो गया। आपको पूछा गया है लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे एसपी निकालना होगा। तो एसपी निकलेगा कैसे? देखिए, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 100 और 1% छूट दिया हुआ है। तो 1% छूट की बात कर रहा है, 1% छूट की बात कर रहा है। तो 1% छूट का बात कर रहा है, तो मार्क प्राइस पे छूट मिलता है तो कितना पैसा लिया होगा? तो इससे पैसा लिया होगा कितना? 99%। 99/100 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो एसपी कितना निकल गया? 99 निकल गया। अब बोल दीजिए लाभ कितना हुआ? 90 का वस्तु 99 में बेच दिया, 90 का वस्तु 99, तो 9 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, प्रतिशत में बदलना 100 से गुना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यही 10% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यही आंसर निकल गया। 100 था, ये 90%, 90 हो गया, इससे 1% छोड़ दिया गया, मतलब कि 100 रुपया का वस्तु 99 रुपया में बेचा था। यहाँ से लाभ कितना हुआ था? ये 10%। देखिए अगला क्वेश्चन, एक टावर के पास से 70 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या है? यह पूछा गया। अवनमन कोण कब बनता है? जब वस्तु नीचे रहेगा, व्यक्ति ऊपर रहता है, तो उस स्थिति में अवनमन बनता है। और उन्नयन कब बनेगा? तो उन्नयन के स्थिति में क्या रहता है? वस्तु नीचे ऊपर रहता है, व्यक्ति नीचे रहता है, मतलब कि नीचे से ऊपर देखेगा तो वो उन्नयन बनेगा। और लेकिन व्यक्ति ऊपर में रहेगा, वस्तु नीचे रहेगा, तो वहां से देखता है, तब क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। ये चीज पता होना चाहिए। तो देखिए, तो बोला गया एक टावर के पाद से, मतलब आधार से 70 मीटर की दूर पर स्थित बिंदु के टावर के शिखर से अवनमन कोण, टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या है? तो देखते, टावर के पास से, यह है टावर, यही आधार से बोला गया 70 मीटर की दूरी पर, ये 70 मीटर की दूरी पे है। यहीं से शीर्ष से देख रहा है इसको, तब इसका क्या बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है कितने का? 45 डिग्री का। तब ये पूछा गया टावर की ऊंचाई क्या है, ये वाला पूछा गया। तो देखिए अवनमन और उन्नयन दोनों एक ही होता है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, तो एक अंतर कोण से ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये 45 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री हो गया, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, मतलब कि लंब 1 और आधार भी 1 होता है। तो देखिए ये रेशियो में देखेगा तो ये 45 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना? तो हो जाएगा। तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये 70 को भाग लगाइएगा 1 से, निकालना 1, तो यह बराबर में हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? यही 70 टावर की ऊंचाई है, 70 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो देखिए बोला गया है कि एक 280 कुर्सी को बेचकर 35 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ किया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सोचना कैसे कि 280 कुर्सी को बेचा है, तब लाभ हुआ है कितना? 35 कुर्सी के बराबर हुआ है। तो एक गो का मान लीजिए एक कुर्सी का दाम 1 रुपया, तो 280 गो का कितना दाम होगा? तो 280। एक कुर्सी के लाभ के बराबर एक लाभ होगा, तो एक का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला गया। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि लाभ हो रहा है कितना? 35 कुर्सी के बराबर। तो मतलब एक कुर्सी का दाम 1 रुपया था, तो 35 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 35 रुपया लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य लाभ हो जाता है, तो उससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए,
तो 280 कुर्सी बेच के, तो ये 280 कुर्सी बेचा गया, तो मतलब ये विक्रय मूल्य कितना है 280। इसमें से क्वेश्चन में बोला गया 35 कुर्सी के लाभ के बराबर लाभ होता है, तो 35 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है कितना 35। तो सीपी निकाल लीजिएगा, तो सीपी निकलेगा कैसे, तो एसपी और प्रॉफिट मालूम रहता है तो घटा देते हैं तो सीपी निकल जाता है। तो इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 45, 245 हो गया सीपी। अब प्रॉफिट बोल ही सकते हैं, ये हो गया आपका सीपी और ये प्रॉफिट पता चल गया, तो निकाल दीजिए। तो कितना का लाभ हो रहा है 35 का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना है 245 है, और 100 से गुना कर दीजिए बस हो जाएगा। तो जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, 7 से काटिएगा, 5 से काट दीजिए, 7 से भी कट जाएगा, 7 से काटिएगा 5 हो जाएगा, 7 से काटिएगा तो 7 या 21, 7 × 35, इससे काटिएगा तो 7 हो जाएगा। तो मतलब कि 100/7 हो गया। इसको भाग लगाया 14.28% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आगे देखिए, 12 वस्तुओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 12 संख्याओं का औसत 15, एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे करिएगा। 12 को संख्या जिसका औसत दिया हुआ एवरेज 15, 12 को का औसत दिया हुआ है कितना 15, एक वो शामिल कर लिया है, एक शामिल कर लिया है तब कितना है 41, तो 13 गो का निकालना है, तो जोड़ दीजिएगा। ये 13 गो का निकालना है, तो देखिए जल्दी से कैसे निकालें। ये 15 है तो 15 से ज़्यादा कितना है ये देखिएगा, तो 15 से ये ज़्यादा कितना है 26, 26 ज़्यादा है। 1 से गुना करिएगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से गुना करता है, निकालना कितने के लिए 13 के लिए, तो 13 से भाग लगा दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 2 होगा और इसको जोड़ दीजिएगा 13 2 15 2 17, यही हो जाएगा 17 औसत। क्या किए 12 गो संख्या का औसत 15 दिया हुआ था, एगो संख्या 41 है, तो बोला गया था 13 संख्या का औसत क्या है, तो इससे यह ज्यादा है तो ज्यादा लिखते हैं। कितना ज्यादा है 26 ज्यादा है, कै गो एक गो यहाँ पे 1 है, 2 रहता तो 2 लिखते हैं, बाकी से लगाएगा 13 से। अगर यहाँ पे कम होता 15 से कम होता तो यहाँ पे क्या होता माइनस होता है, 17 होता। आगे देखिए 10/50 को mn तथा p में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाए तो m तथा n के हिस्से में अंतर क्या है। 10/50 को बांटना है m n p में, रेशियो दिया हुआ, तब बोला गया m तथा n के हिस्से में अंतर क्या है। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे करिएगा। रेशियो दिया हुआ m n p में, m n p में रेशियो दिया हुआ 3, 5 और 7 दिया हुआ, और टोटल है कितना 10/50 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि m तथा n में अंतर कितना है, m और n में। यहाँ पे टोटल है 10/50, यहाँ से रेशियो से देखिए 5 3 8 और 8 और 7 15, तो कुल को कुल से भाग लगा दिए। क्या किया 10/50 दिया हुआ था, यहाँ से जोड़े तो 15, निकालना m n में अंतर, तो अंतर देखिए 3 और 2 में अंतर कितने का है 3 और 5 में तो 2 का, गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा 15 7, इससे गुना करिएगा तो यही 7 गुना 2 140 का अंतर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.10 प्रति रुपया किलोग्राम वाली दाल को 15.10
₹20 प्रति किलोग्राम दाल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 13.20 हो जाए। तो अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है और दोनों को मिलाने के बाद वो दाल का मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तब पूछा गया कि बताइए कि किस रेशियो में मिलाया गया है। तो अलग अलग ये मिश्रण का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो एलिगेशन का क्वेश्चन पता कैसे चलेगा, वहाँ पे एलिगेशन से बनेगा। तो दो को अलग अलग और दोनों को मिला के एक तीसरा दिया हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा कि एलिगेशन से बनेगा। तो बनाइएगा कैसे, तो बनाइएगा तो दो अलग अलग दिया हुआ रहेगा, दोनों को अलग अलग रख दीजिएगा और बीच वाला वैल्यू मतलब कि दोनों को मिला के जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बीच में रखिएगा और घटा दीजिएगा, निकल जाएगा मात्रा का रेशियो। तो देखिए 11.10 दिया हुआ है पहला वाला दाल का मूल्य और फिर 15.20 दिया हुआ है, दोनों को मिला के दिया हुआ है 13.20। तो इससे इसमें से घटा दीजिएगा, यही मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। तो इससे इसमें से घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 नहीं 2 होगा और इसको इसमें से घटाइएगा तो 10 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे इसमें से गुना हो जाएगा तो 20 रेशियो में 21 हो जाएगा, यही मात्रा का रेशियो हो जाएगा। देखिए आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। यदि उसकी आय 25% से बढ़ती है तथा खर्च भी 20% से बढ़ती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन होगा, यह पूछा गया है। तो देखिए आय का 65% खर्च कर रहा होगा तो बाकी बचा रहा होगा कितना, तो 100 में घटाइएगा तो यह 35 बचा रहा होगा। तो बोला गया उसकी आय में 25% से बढ़ जाती है तो खर्च को 20% से बढ़ाया जाता है, तो बचत को कितना प्रतिशत परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए आय में बोला गया आय का 65% खर्च करता है, तो खर्च करता है तो 65, बचा कितना रहा होगा, बचा रहा होगा बाकी बचा रहा होगा कितना 35 और आय है होगा कितना, तो आय होगा 100। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि आय 25% से बढ़ा दीजिए और फिर खर्च भी 20% से बढ़ा दीजिए, खर्च को 20% से बढ़ा दीजिए। तब पूछा गया इसमें से क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करिएगा, काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए निकाल रहे हैं, ये वाला ये 25 है, ये 25 लिखिएगा, ये कम है ना तो प्लस लिखिएगा, कितना कम है 5 कम है तो 5 गुना में करिएगा 13 और भाग किससे लगाइएगा इस 20 से, तो 20 से भाग लगाइएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, ये 25 प्लस 65, ये 2 से भाग लगा दीजिएगा, 13 × 65, रुक जाइए क्या हो गया, ये 5 कम है तो 5 गुना 13 भाग लगाइएगा, जिससे निकालना है उससे भाग लगाते हैं, 20 से नहीं। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। अब भाग लगाइए, 25 प्लस 65 को भाग लगाया 7, 7 8 56, 7 9 63, बचेगा 3, 63, 2 बचेगा 0, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 8 56। अब जोड़ दीजिए, इसमें से जोड़िएगा तो 34.28% का वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यह पूछा गया। 100 मीटर लंबा है और 800 मीटर लंबी पुल है, पार करने में दिया हुआ है क्या, चाल दिया हुआ है, तो पूछा गया कितना समय लगता है। तो समय निकलता कैसे, दूरी में चाल से भाग लगाते हैं। तो पुल को पार कर रहा है तो गाड़ी अपने साथ साथ पुल के लंबाई को भी पार करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 800 हो जाएगा। ये दूरी है, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी में भाग लगा दीजिएगा चाल से। तो दूरी निकल गया, ये रेल की लंबाई, पुल की लंबाई और चाल से। चाल है कितना, 90 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में या किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाइएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं इसमें 5/18 से। इसमें से 5 में 18 से करिएगा तो इसमें बदल जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड को बनाना है तो 18/5 से करिएगा तो इधर हो जाएगा। तो इसको 5/18 से गुना किए। ये क्यों किए, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बन गया। अब काट के छोटा कर लीजिए तो 900 बट्टे में हो जाएगा 180 बट्टे में 18, 5 दिया 15, 150। तो इससे काटिएगा तो 15 6 के 90, 6 हो गया, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 18 6 कटनौतल से 108 सेकेंड हो जाएगा। यही 108 सेकेंड लगेगा 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में 108 सेकेंड। आगे देखिए, वह धनराशि रुपये में क्या है जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 20,000 में 2,01,840 रुपया हो जाएंगे। 2,01,840 रुपया हो जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है कि वह राशि क्या है। 16% दर से यह मिश्रधन हो जाती है, का मतलब क्या, मिश्रधन होता है। तो ये 2,01,840 हुआ है 16% दर से, तो मिश्रधन पूछा गया। तो देखिए बिना फॉर्मूला का जल्दी से कैसे सॉल्व कर दीजिएगा इसको। 16% बोला गया तो इसको भिन्न के रूप में तोड़िएगा तो 16 बट्टे में कितना होगा, 100। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 4 होगा, नीचे में होगा 25। तो यह होता है क्या, मूलधन होता है और ये होता है ब्याज होता है। तो ब्याज होता है तो देखिए क्या करिएगा, मूलधन को ज्यों का त्यों रखिएगा। तो ये 25 हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये कितना, ये हो गया पी, तो ये कितना हो जाएगा, यह मतलब क्या, मिश्रधन अमाउंट। तो इसमें से ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 29। पहला साल का, दूसरे साल का निकालिए। ये पहला साल का हुआ, 1 साल का। दूसरा साल का निकालना है तो 25 गुना में 25 हो जाएगा, ये 29 गुना में 29 हो जाएगा। तो इसको गुना करके देखिएगा तो ये 625 हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो 841 हो जाएगा। तो ये निकल गया किस में, रेशियो, मूलधन और अमाउंट में। और वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अमाउंट है कितना, 2,01,840 और यहाँ पे रेशियो में कितना हो गया, 841 निकालना है हमको, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो 625 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा, ये 24 बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा 240। इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1,50,000। यही आपसे पूछा गया था। तो आज 2018 का जितना भी बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा हुआ क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन किए, आगे भी कीजिएगा। जो राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।